अभी आप बिहार में एक यात्रा निकालने वाले हैं 5 जुलाई से। उस यात्रा को क्या नाम दिया है आपने, क्या रहेगा वो पूरी यात्रा का उसका? आशीर्वाद यात्रा है ये। और अब क्योंकि मेरे सर पर आशीर्वाद के मेरे अपनों के ही हाथ नहीं रहे, मम्मी के अलावा अब किसी का हाथ है नहीं मेरे सर पर, तो इसीलिए अब आशीर्वाद यात्रा पर निकलूँगा और बिहार की 12 करोड़ जनता के बीच जाऊँगा। एक बड़ी जनसंख्या का समर्थन मुझे बिहार विधानसभा के चुनाव में मिला। लगभग 25 लाख लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। उनके बीच जाऊँगा क्योंकि अब उनके अलावा मेरा कोई बचा नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मेरी आने वाली राह आसान होगी। इस मुश्किल दौर में सबसे करीब आपके कौन रहा और कौन सबसे ज़्यादा आपको ढाढ़स बांध रहा है? मेरी माता जी, मम्मी ने मुझे लगता है पापा के जाने के बाद ना सिर्फ एक माँ की बल्कि एक पिता की भी भूमिका उन्होंने बहुत खूबसूरती से उन्होंने अदा की। चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रहीं, निरंतर मेरा मार्गदर्शन करती रहीं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक लंबी लड़ाई मैं लड़ने जा रहा हूँ उसमें निरंतरता में सारथी की भूमिका में मेरी माता जी मेरे साथ होंगी। सर, एक सवाल है, जैसा कि आपके चाचा ने कहा था पारस जी ने कि परिवार टूटने की वजह आप नहीं हैं, परिवार टूटने की वजह एक सौरभ पांडे हैं जो आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। क्या वो हैं परिवार टूटने की वजह, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है? क्या एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप खून के रिश्ते आप तोड़ दें? और वो व्यक्ति जो कि आपके सबसे करीबियों में से था, अगर वो व्यक्ति अगर इतना ही बुरा था तो पापा के रहते हुए क्यों नहीं आपने शिकायत की? मम्मी को क्यों नहीं आके आपने बताया? मुझे क्यों नहीं आपने इस बात का आपने जिक्र किया? ये वही व्यक्ति है जिसको पिछले साल तक उनके जन्म दिवस पर मेरा भतीजा, मेरा बेटा कहते वो नहीं थक रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे उसके बारे में। और ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सौरभ, मेरे मित्र हैं। पार्टी की में रणनीति बनाने में उनकी एक अहम भूमिका है, पर उनका वर्किंग सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल स्पेस में है। पब्लिक आई में या लोगों के बीच में इंटरेक्शन उनका बहुत कम रहा है। पर्सनल स्पेस में मेरे काम कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पर्सनल स्पेस में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी और से नहीं है, तो उस व्यक्ति से आपको दिक्कत क्यों होगी? और अगर दिक्कत है भी तो आप बताएं ना क्या कारण है। क्योंकि चाचा का के साथ ये दिक्कत रही है कि मेरे जितने भी करीबी हैं उनसे इनको इश्यूज़ रहा है। पार्टी में भी अगर आप देख लें, इससे पहले महेश्वर सिंह जी हमारी पार्टी में थे, उनसे इनको दिक्कत रही। डॉक्टर सत्यानंद शर्मा रहे, उनसे इनको दिक्कत रही। अनगिनत ऐसे नाम हैं जिनसे इनको दिक्कतें रहीं और इन्होंने उनको पार्टी से निकलवाने का, पार्टी से अलग करने का इन्होंने काम किया। पापा के रहते हुए भी कई ऐसे नाम थे। तो जो भी व्यक्ति पार्टी के बारे में अच्छा सोचता है या पार्टी को बढ़ाने का काम करता है, उनसे इनको तकलीफ़ हमेशा रही, कारण मेरी समझ के परे है। तो पार्टी को पूरी तरीके से अपने हाथ में लेना चाहते हैं ये आप? मुझे नहीं पता उनकी क्या मंशा है, पार्टी तो उनके हाथ में थी ना भैया। 2005 में उनको प्रदेश का अध्यक्ष पापा ने बनाया था। 2005 से लेकर 2020 तक आप प्रदेश के आप अध्यक्ष थे। 2018-19 तक आप प्रदेश के आप अध्यक्ष थे। लगभग 15 साल आपको दिए गए थे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। आपने क्या किया पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? 2005 में अगर आप देखें, जहां एक तरफ फरवरी में 29 विधायक हमारे जीते थे, तो नवंबर का चुनाव आते आते तक, आपके नेतृत्व में आते आते तक उसकी संख्या आधी से भी कम हो गई। वहीं 2009 में लोकसभा, राज्यसभा तो भूल जाएं, लोकसभा में कोई हमारा सदस्य जीत के नहीं जा पाया। विधानसभा में बुरी तरीके से हमारी हार हुई। तो आप बताइए ना, आपको तो समय दिया था पार्टी पे नियंत्रण पाने का, पार्टी पे रणनीति बनाकर पार्टी को आगे लेकर जाने का, पर उसमें भी आप असफल रहे। अभी आप मोदी जी से कि आपको उम्मीदें हैं, और आप अभी 2-3 दिन पहले अहमदाबाद गए थे। माना ये खबरें निकल के सामने आई थी कि अहमदाबाद में आपकी मोदी जी के बेहद करीबी और भाजपा के वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई है, क्या है? देखिए, वो पूरी तरीके से मेरा एक पर्सनल ट्रिप था, व्यक्तिगत कारणों से मैं वहाँ पर गया था, और उसके कोई राजनीतिक मायने निकाले जाएं वो उचित नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या अभी बीजेपी इस मामले में पूरी तरीके से खुल के नहीं बोल रही है? क्या बीजेपी चीज़ों को भी देख रही है कि क्या आगे होता है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कुछ बोला जाएगा, या मोदी जी के जैसा आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मोदी जी कुछ हस्तक्षेप करेंगे? मैं बीजेपी की तरफ से बातें रखने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। बहरहाल, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकताएं अलग है। भाजपा इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देख रही है वो मेरी जानकारी में नहीं है। अंतिम सवाल चिराग जी, ये बताइए कि अब आपकी रणनीति आगे की क्या हो? किस तरीके से पार्टी को एक तरीके से दोबारा एकजुट करेंगे, पार्टी खड़ी करेंगे? बड़ी चुनौती है अब आपके सामने। खुशी मुझे इस बात की ही है कि पार्टी एकजुट है। मुट्ठी भर लोगों के जाने से, और ख़ास तौर पर सांसद विधायक हर राजनीतिक दल में आते हैं जाते हैं, और ये मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही हुआ हो, पहली बार ऐसा नहीं है। देश की क्या, दुनिया की, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जहाँ पे मुट्ठी भर लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दल बदल
ना करते हों। खुशी है मुझे, गर्व है मुझे इस बात का कि मेरी पार्टी के तमाम सदस्य, तमाम पदाधिकारी एकजुट रहे। आने वाले समय में उन्हीं की मदद से संगठन को और मजबूत करना, और सबसे बड़ी बात जनता, जो कि मेरी ताकत रही है। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने मेरा साथ दिया, और आज भी जिस तरीके से व्यक्तिगत मुलाकातों में फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिल रही है और जिस तरीके से जन समर्थन मुझे मिल रहा है, ये मेरे विश्वास को, मेरे मनोबल को और बढ़ाता है कि एक दिन पापा के विचारों को, उनके सपनों को पूरा कर लोक जनशक्ति पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात की। ये थे हमारे साथ चिराग पासवान जी, जिनका साफ कहना है कि मुट्ठी भर लोगों के अलग हो जाने से पार्टी टूटी नहीं है। हमारे पास जनता का आशीर्वाद है और एक बार फिर हम पार्टी को बड़े स्तर पे मजबूत करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अवकेश के साथ सौरभ श्रीवास्तव, नई दिल्ली।